Good morning, students. Today we will be studying the poem Ulysses by Alfred Tennyson. ये जो पोएम है ये काफ़ी बड़ी पोएम है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इट विल बी टेकिंग अराउंड 3 to 4 वीडियोस. तो उस हिसाब से ये इसका फर्स्ट पार्ट है यूलिसिस का. तो यूलिसिस पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमको टेनिसन के बारे में जाननी है कुछ बातें, जो पोइट है हमारे कवि हैं. लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल ही अलग एज डील कर रहे हैं हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की. तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम उस एज के बारे में पढ़ें जिस एज में ये कविता लिखी गई है, बिकॉज़ वो सारा का सारा बैकग्राउंड इस पोएम के अंदर आपको मिलेगा. तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, तो आगे जो है वो पोएम पढ़ना और आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा. तो Alfred Tennyson belonged to the Victorian age of English literature. As this is a major age, a very important landmark while studying history of English literature, so we are bound to discuss it. Without discussing the age, we cannot move further. जब कोई भी कवि या लेखक अपनी रचना करता है तो वह उस समय के हालातों से, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति से बिल्कुल प्रभावित रहती है. कवि की जो रचना है वो इन सारी परिस्थितियों से, उस वक्त जो थी जब ये कविता या कोई भी प्रोज़ हो गया, लेखक कुछ भी मतलब नॉवल, ड्रामा, कोई भी चीज़ जो लिख रहा है वो ऑब्वियसली उस वक्त की परिस्थितियों से प्रभावित रहती है. तो किसी भी लेखक की रचना को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड का, उस एज की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए. अतः जब भी साहित्य पढ़ें तो किस समय में यह लिखा गया है वह भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको और भी क्लियर कट आइडिया मिल जाए अबाउट द पर्टिकुलर वर्क, एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इट वेरी वेल. हियर आई विल गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एज. ये जो कालखंड है इंग्लिश लिटरेचर का, अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास का, ये बहुत ही बड़ा कालखंड है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपसे इस एज को डील करूँगी. So coming to the Victorian age. Victorian age refers to the period of reign of Queen Victoria in England, that is 1837 till her death in 1901. विक्टोरियन एज किसे कहते हैं? जब क्वीन विक्टोरिया राजगद्दी पर बैठी. महारानी विक्टोरिया जो है जब राजगद्दी संभालती हैं, ब्रिटेन की महारानी बनती है, कब? 1837 में. तब शुरुआत होती है इस एज की, ऑफिशियली शुरुआत होती है. और ये कब तक ये एज चलती है? 1901, ठीक है, 1901, जब तक उनकी महारानी विक्टोरिया की मृत्यु नहीं हो जाती. All the literary works composed during that time will come under Victorian period of English literature. जितना जो साहित्य है, जो भी लेखनी इस वक्त की गई 1837 से लेकर 1901 तक, वो सारा का सारा वर्क जो है वो विक्टोरियन पीरियड कहलाएगा और उस एज का हिस्सा होगा. इससे पहले रोमांटिक एज था. विक्टोरियन पीरियड से पहले रोमांटिक एज था, और इसके बाद एडवर्डियन एज आता है. एडवर्डियन मतलब किंग एडवर्ड जो है वो ब्रिटेन के महाराज बनते हैं. महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है 1901 में, तो फिर किंग एडवर्ड महाराज बनते हैं. 1901 से लेके 1910 तक उनका कार्यकाल था. अब क्वीन विक्टोरिया का काल एक बेहद लंबा काल था. 1837 से लेके 1901 तक का कालखंड जो है वो काफ़ी लंबा समय होता है. तो ये बेहद लंबा कालखंड था. बट इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, रिफाइंड कल्चर, ग्रेट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल ब्रिटेन के इतिहास में एक स्वर्णिम काल माना जाता है. गोल्डन पीरियड इसे कहते हैं, क्योंकि इस पूरे काल में, बेशक बहुत लंबा काल है, लेकिन इस पूरे काल के दौरान, पूरे समय के दौरान संपूर्ण ब्रिटेन के अंदर, संपूर्ण देश में शांति, खुशहाली, उन्नति, तरक्की, वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिक सोच का समय था. ये सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे कालखंड के दौरान आपको देखने को मिलती हैं. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के दौरान जब लेखक अपनी रचनाएं करते हैं तो उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है अपनी रचनाओं को लिखने के लिए, है ना.
उनको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ज़रिया दिया जाता है। कोई मेजर युद्ध नहीं हुआ, कोई आक्रमण वगैरह नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हुई, कोई क्षति अस्त व्यस्तता, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई, शांति से सारा काम मतलब राजकाज चल रहा है, देश चल रहा है। तो उसमें जो लेखक है वो भी अपनी लेखनी बहुत अच्छे से, बहुत आराम से करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे वैज्ञानिक सोच भी डेवलप होती जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस एज का ये कि वैज्ञानिक सोच डेवलप होती जाती है। क्वीन विक्टोरिया इस पर बहुत ध्यान देती। क्वीन विक्टोरिया के समय ब्रिटेन विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र था। क्वीन विक्टोरिया के काल के ख़त्म होते होते ब्रिटेन ने लगभग विश्व के 20% हिस्से पर अपना वर्चस्व, अपना कब्ज़ा जमा लिया था। वो आपको पता ही है ब्रिटेन किस तरह से शासन करता था, सब जगहों पे अपनी कॉलोनीज़ बनाना, है ना, व्यापार के लिए जाना और फिर धीरे धीरे वहाँ पे अपना साम्राज्य फैला लेना। तो इस तरह से करते करते ब्रिटेन जो है, क्वीन विक्टोरिया का समय जब ख़त्म होने को आया तब तक पृथ्वी के लगभग 20%, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20% हिस्से पर ब्रिटेन का साम्राज्य फैल चुका था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। शी वॉज सो मच पावरफुल इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करते, ये तो हो गया पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, सामाजिक सौहार्द वगैरह सब बना हुआ था। ठीक है, हमको बेसिकली डील करना है लिटरेरी एस्पेक्ट से। साहित्यिक परिस्थिति क्या थी, साहित्यिक जो माहौल था वो उस वक्त का क्या था। तो प्रमुख साहित्यिक चीज़ें इस समय जो रही वो इस प्रकार है कि इस समय मास एजुकेशन का उदय हुआ। मास एजुकेशन मतलब शिक्षा सबको मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, ऐसा माहौल बनाया गया महारानी विक्टोरिया के शासन के दौरान। और इसके लिए ऐसे कानून भी, बाकायदा कानून भी लाए गए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शिक्षित हो सके। अगली चीज़ जो आती है इम्पोर्टेंट, वो है पीरियोडिकल्स। इसका नाम आपने शायद सुना हो। पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है? अब पीरियोडिकल्स मतलब एक निश्चित समय पर आने वाले, चाहे दैनिक समाचार पत्र हो, दैनिक समाचार पत्र का मतलब डेली जो समाचार पत्र आ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर्स, वीकली समाचार पत्र या मैगजीन्स या पैम्फलेट्स जो हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, या मंथली महीने में एक बार आ रहे हैं, बाई मंथली, है ना, इस फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार आ रहे हैं, हर 15 दिन पे एक मैगजीन आ रही है। तो ये चीज़, इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिकल्स, एक प्रॉपर पीरियड पे पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स का उदय जो है वो भी इसी समय होता है। क्वीन विक्टोरिया के समय पे पीरियोडिकल्स का उदय होता है। कॉफ़ी हाउसेस का उदय हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब कॉफ़ी हाउसेस का उदय क्यों हुआ? क्योंकि जब मास एजुकेशन, मैक्सिमम लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने की बात की गई और मैक्सिमम लोग पढ़ने लगे, तो अब कॉफ़ी हाउसेस खुले कि भाई वो वहाँ पे कॉफ़ी पीने का प्रचलन है। हम लोग यहाँ एशियन कंट्रीज़ में, भारत में, चाइना में वगैरह में हम क्या करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, कॉफ़ी पिया जाता है। तो ये चीज़ है। पीरियोडिकल्स, दैनिक या मासिक समाचार पत्र, ये कर चुके। फिर आता है कॉफ़ी हाउसेस का उदय होता है। तो कॉफ़ी हाउसेस का मतलब जैसे एक वो गए और कॉफ़ी पीते पीते वो किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे वो साहित्य की हो, विज्ञान की हो, और उसको डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रीडिंग क्लब्स। रीडिंग क्लब्स इस समय बने। रीडिंग क्लब्स मतलब जहाँ वो बना ही इसीलिए, वो क्लब बने ही इसलिए कि लोग आए और पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और पढ़े। उनको कुछ लोगों ने मिल बैठ के, मतलब मिल करके उन्होंने ये क्लब्स की शुरुआत की। रीडिंग क्लब्स बने जहाँ लोग समूहों में बैठकर विभिन्न साहित्यिक चीज़ें पढ़ा करते थे, वह उनका विश्लेषण किया करते थे। साहित्य की हो, संस्कृति की हो, विज्ञान की चीज़ें हों, वो सब। मतलब इस दौरान बेसिकली बात है कि इस दौरान लोगों में पढ़ने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा था। पीपल वर रीडिंग सो मच, so vigorously that they were so much interested in reading so many things and discussing so many things। और इसको बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा इसको शरण दी जा रही थी, इसका संरक्षण किया जा रहा था कि हाँ सही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब पार्टी लिटरेचर, अब क्लब्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल आता है, एक स्क्रिबलरस क्लब।
ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है जब हम आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एजेस विथ यू इन एन अनदर वीडियो, तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज में और क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, पार्टी लिटरेचर का उदय हुआ। अब पार्टी लिटरेचर क्या है, इस एज के दौरान इसको विक्टोरियन एज को पार्टी लिटरेचर का समय भी कहा जाता है, जो कि इससे पहले कभी नहीं था। इंग्लिश हिस्ट्री के इतिहास में ऐसा कभी, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं था। अब पार्टी लिटरेचर क्या होता है, दो पार्टियों का उदय हुआ, दो राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रमुख राजनीतिक दलों का उदय हुआ, विग और टोरी, विग्स और टोरीज, ये दो नाम हैं। अब ये दो राजनीतिक, प्रमुख राजनीतिक दल थे, ये क्या करते थे कि ये विभिन्न प्रलोभन दे करके, और जैसे भी है जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते थे। और फिर ये जो लेखक हैं वो इस पार्टी की बखान, इसकी अच्छाइयों का बखान करते हुए, तारीफ़ करते हुए अपनी रचनाएं, अपनी कृतियाँ लिखा करते थे, और दूसरी जो पार्टी है उसको इससे नीचा दिखाते थे। ठीक है, अपने इस वाली पार्टी को सर्वोपरि दिखा के सामने वाले को नीचा दिखाना। तो ये क्या हो गया, पार्टी लिटरेचर। और दोनों तरफ से फ़ायदा था, राजनीतिक दलों को फ़ायदा था कि भाई उनकी तारीफ़ हो जा रही है, मास में उनकी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, और इनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का फ़ायदा था, चाहे वो पैसे से हो या और भी किसी भी चीज़ से हो। ठीक है, तो पार्टी लिटरेचर का उदय जो है वो विक्टोरियन काल में ही होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब आप विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ते हैं, विक्टोरियन एज को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको अटैचमेंट वो वर्क में दिख जाता है कि हाँ ये इस पार्टी से अटैच्ड है, इसलिए ये इसकी तारीफ़ करता है, इसकी मतलब इसके प्रति बायस्ड होते हुए, इसका पक्ष लेते हुए अपनी रचना कर रहा है, और दूसरे पार्टी की बुराई कर रहा है। ये एक चीज़ हो गई। अब प्रमुख साहित्यकार की बात करें, मेजर राइटर्स कौन हुए इस एज के, आल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट नेम है, वो इस एज में हुए हैं। अब टेनिसन जो है, आल्फ्रेड टेनिसन, वो इस एज के सबसे बड़े कवि हैं। दिस टेनिसन इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ क्वीन विक्टोरियाज पीरियड। आप इसमें देख भी सकते हैं, क्वीन विक्टोरिया के साथ में आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की तस्वीर है। उनको ऑफिशियली ही वॉज द स्पोक्स पर्सन पोएट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, और उनको लॉर्ड की संज्ञा भी दी गई थी। ही वॉज नोन एज आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि उनको लॉर्ड की संज्ञा दी गई, तो आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वह राजशाही के महारानी विक्टोरिया के ऑफिशियल कवि थे। उनकी रचनाओं में यह झलकता भी है। जब वे अपनी रचनाएं करते हैं तो इसमें वो इस लेवल, क्योंकि वो राजतंत्र का सपोर्ट कर रहे हैं, राजशाही का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस तरह की भाषा, वैसी डिग्निटी, वैसी सुप्रीमेसी की वो बात करते हैं, और उनकी लैंग्वेज भी उस तरह से डिग्निफाइड और बहुत अच्छी लेवल की होती है। तो ये जो पोएम है इसका बैकग्राउंड एक तरह से हिस्टोरिकल, यूलिसिस जो हमारी पोएम है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो आगे के पार्ट में हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे जो लिखी गई है आल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।